जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सरी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं सोडा बाइकार्बोनेट के बारे में। ये जो इंजेक्शंस है ये मेनली आईसीयू में रखा जाता है इमरजेंसी के कंडीशंस पे, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहाँ की इमरजेंसी में केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। और इस वहाँ पे जो यूनिट हमारा इमरजेंसी होता है वहाँ पे ये इमरजेंसी के मेडिकेशंस में क्यों आते हैं, ये इंजेक्शंस में क्यों आते हैं, ये किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट वन हमारा होता है इंट्रोडक्शन। सोडा बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडा बाइकार्बोनेट इज द अल्कोलाइजिंग एजेंट होता है। ये इट मीन्स कि हम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारे बॉडी का पीएच मान पीएच, ठीक है, ये 1 से लेके 14 तक होता है। ठीक है। अगर 7 के नीचे गया है तो एसिडोसिस होता है, और ये 7 के ऊपर गया तो अल्कोलोसिस होता है। तो इसमें ये बताया है कि ये एक एल्कोलाइजिंग एजेंट होता है। इट मीन्स कि ये एल्कोलोसिस एजेंट होता है। ये एल्कोलोसिस एजेंट, जब हम एल्कलाइन को बढ़ाएंगे तो एसिड की मात्रा क्या होगी? घटेगी। या बोल सकते हैं कि अगर एसिड की मात्रा एकदम घट गई है तो ये एल्कोलोसिस को घटाने के लिए एसिड की मात्रा बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या, सोडा बाइकार्बोनेट क्या होता है कि एल्कोलोसिस एजेंट होता है। आई मीन कि एल्कलाइन को घटाने वाला एक एजेंट होता है। यूज किस में की जाती है? तो करंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। करंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स क्या होता है कि ये करंटली में किसी के डिजीज कंडीशंस में, जैसे कि हो गया, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस एल्कोलोसिस वगैरह हो गए, ठीक है, एसिडोसिस वगैरह हो गए, उस कंडीशंस में ये दी जाती है। सेलेक्टेड क्या किया जाता है इसमें? ये सेलेक्टेड इमरजेंसी लाइक टू द कार्डियक अरेस्ट में, हाइपर कैलेमिया में ये दी जाती है। इसमें अभी डीपली हम डिस्कस करेंगे किस किस वजह से होता है। ओके। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। जब हमारी बॉडी में, ये हमारा बॉडी हो गया, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो एसिड की मात्रा है, ठीक है, 1 से लेके 14 तक जो हमारी एसिड की मात्रा है, नॉर्मल कितना होता है? पीएच ये 7 होता है। ठीक है। इसी पे अटका रहता है कि एल्कोलोसिस है कि एसिडोसिस है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब हमारा एल्कोलोसिस, या बोल सकते हैं कि नीचे जाने लगता है, ये पीएच मान जो होता है हमारे बॉडी में, जो फ्लूइड है, जो ब्लड स्टीम है, उसमें जो होता है कि एसिड की मात्रा जो होती है वो, या बोल सकते हैं पीएच की मात्रा जो डिक्रीज हो जाती है, एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या करता है कि ये एक इश्यू कॉज करता है, जैसे कि जो होता है कि एसिड बिल्डअप करना, बायोकार्बोनेट को लॉस करना, तभी ये सोडियम बायोकार्बोनेट दी जाती है। तो ये बायोकार्बोनेट को क्या करता है कि डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से पेशेंट में रिस्पायरेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि रैपिड ब्रीथिंग होना, फटीग होना, कंफ्यूजन होगा, हेडेक होना, और जो होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिटेंशन भी होना स्टार्ट हो जाता है जी। इट मीन्स हमने जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन ब्लड। इसमें डीऑक्सीजनेशन ब्लड का क्या होगा कि रिटेंशन होगा, फिर से हमारी बॉडी में क्या होगा कि इंटर करके वो सर्कुलेट करेगा होल बॉडी में। ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या हो गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पेशेंट को बहुत सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स जो होते हैं, जब हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा जो होती है इंक्रीज हो जाती है, तो फटीग होगा, और डिजनेस होगा, कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा, रैपिड ब्रीथिंग होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। अब ये कंडीशंस जो ये साइन सिम्टम्स है वो किस किस डिजीज कंडीशंस में आती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया उसमें दिया जाता है। ठीक है। डायबिटिक मेलाइटस एसिडोसिस हो गया, अगर पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है और उसके साथ साथ जो उसके वजह से क्या होता है, एसिड की मात्रा जो होती है इंक्रीज हो जा रही है, और किडनी फेल्योर हो गया है, जिसके वजह से जो हमारी किडनी होती है इलेक्ट्रोलाइट को बाहर कर देती है, जिसके वजह से जो एसिड की मात्रा हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो अल्टर्ड देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अल्टर्ड देखने को मिलते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिल सकता है कि पेशेंट का डेथ हो सकता है, बोन डिजीज हो सकती है, शॉकनेस हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, एंड मसल्स वीकनेस हो सकती है। ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये क्या किया जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट दी जाती है। ओके। तो इसके अब सोडा बाइकार्बोनेट के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि सोडा बाइकार्बोनेट क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्यों दिया जाता है। तो सोडा बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका जो नॉर्मल से जो
उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। इट इज़ द अल्कलाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कलाइजिंग एजेंट होता है जो कि जो हमारा एल्कल एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन जो मेटाबॉलिक के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि एल्कलाइन का जो मात्रा होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। जब ये एल्कलाइल एजेंट देंगे तो एल्कलाइन की मात्रा जो होती है इंक्रीज हो जाएगी, तो एसिड की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, जाके जो साइन सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि बैलेंस उसको कर सकता है, ठीक है, उसको बैलेंस कर सकता है उस कंडीशंस में और ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, डिजीज कंडीशंस को, ठीक है। न्यूट्रलाइज जैसे कि हमने बताया, ये न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को, इंक्रीज नहीं करने देती। ब्लड में, यूरिन में पीएच का जो मान होता है वो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज कर देती है। इंजेक्शंस में ये आता है 7.5%, 8.4% आता है लगभग। तो ये होता है कि सॉल्यूशंस में मोस्ट कॉमन क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में ये देते हैं। अर्ली टैबलेट में पावरफुल सिरप्स वगैरह आते हैं, जैसे एंटासिड वगैरह, ये सब हो गया। डायलिसिस सॉल्यूशंस में अभी आते हैं डिफ्यूजन्स करने के लिए। ये क्यों डायलिसिस सॉल्यूशन में आते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है कि ये जो एल्कोलोसिस सोडा बाइकार्बोनेट होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर देता है, जिसके वजह से जो वेस्ट फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, और ये क्या करता है फिल्ट्रेट करके क्या करता है कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और ये जो होता है कि एसिडोसिस क्या होता है, तो एसिडोसिस में क्या होता है, टू कंडीशन होते हैं, एक रिस्पायरेटिक एसिडोसिस होता है, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। रिस्पायरेटिक एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने बता दिया, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस हो गया, कैटासी क्या होता है कि डायबिटिक मेलाइटस, कैटा एसिडोसिस वगैरह हो गए, तो जो ब्लड स्टीम है, ब्लड फ्लूइड है, उसमें क्या होगा कि एसिड की मात्रा इंक्रीज हो रहा है। रिस्पायरेटिक एसिडोसिस में क्या होता है कि ये अकर करता है लंग्स को, कैन नॉट रिमूविंग बाई, जो होता है कि कार्बन, ये रिस्पायरेटिक एसिडोसिस में जो होता है कि हम जो लंग्स हमारा होता है, कार्बन को क्या होता है कि रिमूव नहीं कर पाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि एसिड की जो मात्रा होती है उसमें एसिडोसिस होती है। और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी उसकी बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है। ये रिस्पायरेटिक एसिडोसिस कहते हैं इसको, जो कि कॉज करता है चेस्ट इंजरी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वगैरह कॉज कर सकता है, नर्व को डैमेज कर सकता है, क्रोनिक लंग्स डिजीज भी हो सकती है, COPD भी हो सकती है, ये कंडीशंस होता है, ठीक है। आप डायग्नोसिस करेंगे तभी पेशेंट को मतलब आइडेंटिफिकेशन अच्छे से उसका डायग्नोसिस रिपोर्ट में ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं इंडिकेशंस के बाद। पहले हम बता दें कि अगर रिस्पायरेटिक एसिडोसिस है किसी पेशेंट को, इसमें रिस्क फैक्टर क्या होंगे, तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटस फर्स्ट है, ठीक है, COPD है, अस्थमा वगैरह हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन वगैरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इंडिकेशन क्या होता है, बस सोडा बाइकार्बोनेट का इंडिकेशन इमरजेंसी क्राइटेरिया में देते हैं। अगर फ्लश करना हो तो उस कंडीशंस में भी थोड़ा बहुत यूज कर लिया जाता है, वो क्या बोल सकते हैं उसको, सक्शनिंग वगैरह में। और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर सीवियर पेशेंट को सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। DKA मतलब होता है कि डायबिटिक मेलाइटस केटा एसिडोसिस, ठीक है। इसमें सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि DM के साथ साथ क्या होता है कि केटा एसिडोसिस भी होता है, सीरियस कंडीशंस होता है ये। इसमें रिजल्टिंग क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, एल्कोलोसिस की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, क्या होता है कि जो एसिड की मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रीनल फेल्योर विथ एसिडोसिस, अगर एसिड के कंडीशंस मतलब एसिड इंक्रीज होने के कारण हमारा रीनल फेल्योर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये दिया जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस विथ काउजन, या लैक्टिक एसिडोसिस मतलब लैक्टिक एसिड जो होता है कि उसकी मात्रा जो होती है कि वो डिक्रीज हो जाती है वो ब्लड में, तो जिसकी वजह से एसिड की मात्रा जो होती है इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशंस में दी जाती है। अब बात कर ले हम नॉर्मल जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है, फास्टिंग में 80 to 100 होता है। फास्टिंग में अगर बिना खाए पिए सुबह सुबह हम ग्लूकोज की लेवल नापते हैं, ये होती है आफ्टर मतलब आफ्टर फीडिंग वगैरह, कुछ खाए हैं ईटिंग वगैरह, तो 170 से क्या होती है कि 200 होती है, ठीक है, mg/dl होती है। और खाने के 2-3 घंटे बाद अगर ले रहे हैं 120 से 140 mg/dl होती है, ठीक है। ये होता है कि हमारा नाप ग्लूकोज का लेवल।
तो कार्डियक अरेस्ट में भी इसका मतलब जो फंक्शन है, ये इमरजेंसी में इसका फंक्शंस है। इंडिकेशन में कार्डियक अरेस्ट में प्रोलोंगेस्ट अब सीपीआर विच मतलब सीपीआर वगैरह दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन एसिडोसिस अगर उसको पेशेंट को है जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो सीपीआर देने की वजह से भी नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है, उसको एसिडोसिस कंडीशन में दे सकते हैं। हाइपरकैलेमिया है, अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज है तो उस कंडीशंस में आप दे सकते हैं, हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं। शिफ्ट द पोटेशियम्स इन द सेल, तो क्या होता है कि अगर शिफ्ट करना पोटेशियम्स को लेवल को मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करना है थोड़ा सा, तो उस कंडीशंस में आप दे सकते हैं बिना प्रिस्क्राइब बिना डॉक्टर के। ये इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है, तभी दी जाती है जब एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में किसी भी कारण बढ़ जाए, ठीक है। सर्टेन ड्रग पॉइजनिंग्स, अगर सर्टेन ड्रग पॉइजनिंग हो रही है ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेजेंट ड्रग से या सिलेट पॉइजनिंग से या फिनो बार्बिटूरेट से, ठीक है, बार्बिटेल है, ठीक है। यूरिन अल्कलाइजेशन है, इस कंडीशंस में ज़्यादा लेने की वजह से पॉइजनिंग है, इस कंडीशन में ये दे सकते हैं क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम करती है, क्योंकि ये जो होती है ड्रग डायलिसिस सॉल्यूशंस को में भी क्या होता है कि यूज की जाती है, उसमें ये अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। डायलिसिस में क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है बाहर, और क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होता है उसमें। मेडिकल यूज में क्या होता है कि एंटा एसिड जैसे सिरप वगैरह आते हैं, एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए, एसिड की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, हार्ट बर्न से प्रिवेंट करने के लिए एंटासिड सिरप वगैरह आते हैं, और टैबलेट्स भी आती है। यूरिनरी अल्कलाइजेशन, अगर यूरिनरी एल्कलाइजेशन करना है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में ये दी जाती है। डोजेस फॉर्म क्या होता है कि इंजेक्शंस में आती है, आईवी अडल्ट में जो होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इमरजेंसी की कंडीशन में 50 से 100 एम देते हैं एमएल, या बोल सकते हैं कि माइग्राम पर केजी दिया जाता है, या बोल सकते हैं एमएल दी जाती है इसमें, ठीक है, एमएल दी जाती है। ये सिरिंज अगर 10 एमएल का पकड़ रहे हैं आप, 10 एमएल का सिरिंज पकड़ रहे हैं, तो वो कितनी बार, अगर 100 एमएल में देंगे तो ये 10 बार देंगे, ठीक है, अगर 50 एमएल दे रहा है तो 5 टाइम देंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन में दी जाती है ऐसी डोज, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में 1 MEQ पर केजी आईवी ओनली इफ द इंडिकेशन, ये क्या होता है कि ओनली आईवी के थ्रू ये दी जाती है, ये कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट में ये क्या होता है कि मेगाग्राम, ठीक है, मेगाग्राम पर केजी दिया जाता है। नेक्स्ट वन चलते हैं हम, चिल्ड्रन में कब कब दिया जाता है, ठीक है, कितना दी जाती है, ये सॉल्वेंट में दी जाती है, 1 to 2 माइग्राम दी जाती है, ठीक है। ऑलवेज आईवी जो हमारा आर्टेरियल ब्लड गैस होता है, मॉनिटरिंग करने के बाद ये दी जाती है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि रिकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशन के रिकॉर्डिंग ये डोजेज को बढ़ाया घटाया जाता है, ये हम नहीं मतलब अपने से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कंडीशन होगा पेशेंट का वैसा देखा जाएगा। कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि इसमें डू नॉट अलाउ फॉर ईच कंडीशंस, इसमें ये मेडिकेशन जो होता है कि नहीं दी जाती है, अगर मेटाबॉलिक रिस्पायरेट्रिक एल्कलोसिस है तो ये नहीं दी जाती है, ओके। हाइपोकैल जो होता है कि कैलेमिया है, ठीक है, जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज है तो ये कंडीशन नहीं दी जाती, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज करने की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि बोन डिजीज वगैरह। फिर सीवियर पल्मोनरी एडीमा वगैरह है, अगर आपका जो लंग्स है वो एडीमा है, फूल गया है, आई मीन कि वो उसमें सूजन हो गई है किसी कारण, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से किसी भी कारण हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। अनकंट्रोलेड हाइपरटेंशन है, उनको अनकंट्रोली उनका बीपी बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये साडा बाइकार्बोनेट नहीं देना है। हार्ट फेल्योर है तो नहीं देना है, ये बस किडनी फेल्योर में ही देना है, ठीक है। तो इसका कंट्राइंडिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस मेडिकेशन यूज्ड। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, कॉमन नोडिया वोमिटिंग, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो सकता है, बेचैनी मतलब
बेल्चिंग हो सकती है, सीरियस में मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है, हाइपोकैलेमिया हो सकती है, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, ठीक है, आईवी एक्सट्रावेनेशनली हो सकती है, टिश्यू में नेक्रोसिस वगैरह देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि टिश्यू की डेथ होने जो टिश्यू होंगी उसकी डेथ होने के जो चांसेस होंगे वो देखने को मिलेंगे, डेथ होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा हो गए इसका मेडिकेशंस, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये जब हम सोडा बाइकार्बोनेट दे रहे हैं तो मेनली हम मॉनिटर कर ले कि इसका जो आर्टेरियल ब्लड गैस है उसका लेवल क्या है, एसिड का लेवल क्या है, वो हम जो डायग्नोसिस है उस रिपोर्ट को देख ले, चेक द सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जो भी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम्स वगैरह है उसको हम चेक कर ले, अगर वो इंक्रीज है, डिक्रीज है, अनबैलेंस्ड है तो फिट कंडीशन में देना, किस में नहीं देना, तो उसको देखते हुए हम देंगे। मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट, अगर उसका यूरिन आउटपुट जब मेंटेन है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, ठीक है। एसिडोसिस है, उसका यूरिन का कलर कैसा है कैसा नहीं है तो उसके वजह उसको भी मॉनिटर करके ही देंगे। गिवन द आईवी सोल्यू प्रेफरेबिलिटी, जो होता है प्रेफरेबली जो होता है कि लार्जेस्ट वेन में, जैसे कि हमने अगर इंजेक्शंस को पुश किया, सॉरी इंजेक्शन को वैसे जैसे कि तेज़ी से हम अगर इंजेक्शन को पेशेंट को लगा रहे हैं तो तेज़ी से क्या होता है कि हम पुश करते हैं, ठीक है, ये डिस्पोजल से। तो ये क्या करना है कि हमें 100 जो भी दे रहा है, 50 ml दे रहा है, 100 ml दे रहा है, तो ये 100 एकदम स्लो वेन में क्या होता है कि पुश करे, एकदम स्लोली पुश करे। वॉचिंग द साइन ऑफ अल्कोलोसिस, अगर कोई भी साइन सिम्टम्स दिख रहा है अल्कोलोसिस एसिडोसिस वगैरह को, उसको वॉच करते रहे, देखते रहे। कन्फ्यूजन्स वगैरह हो रहा है तो उसको भी देखते रहे, अपना कन्फ्यूजन को भी क्लियर करते रहे और पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहे। मसल्स स्टिचिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है तो उसको भी देखते रहे। इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह जो भी है वाइटल साइन उसको मॉनिटर करते रहे, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।